नमस्कार डियर स्टूडेंट, आज हम जानेंगे कम समय में सेमेस्टर प्रणाली के अंदर किस प्रकार से ज़्यादा नंबर पाएं एवं ज़्यादा परसेंटेज बनाएं। अब जो है नज़दीक एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ चुके हैं, तो इसके लिए हमें किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए और किस प्रकार से तैयारी आपने जो पीछे की है उसको अब किस प्रकार से परफॉर्म करना चाहिए पेपर के अंदर, किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करना चाहिए, कैसा प्रश्न आने वाले हैं, वो सब बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले बात करें, एक एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रश्न मैं लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे पहला प्रश्न है, मैं लिख रहा हूँ इतिहास निर्माण में सहायक विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों का क्या योगदान है, विस्तृत वर्णन कीजिए। ये जैसे पहला प्रश्न है, इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है उत्तर, लिख करके आपको कॉपी के अंदर अच्छे से प्रश्न तो लिखना ही है आपको। जो लोग कहते हैं कि प्रश्न नहीं लिखना है, आप सीधा उत्तर कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत जब कॉपी जांचने वाला होता है उसमें थोड़ा चुभता है ये आंखों के अंदर। सीधी सी बात है कि प्रश्न नहीं लिखा होगा और सीधा उत्तर लिखा हुआ होगा। सीधा ऊपर प्रश्न लिखा होगा, पहले वो प्रश्न पढ़ेगा, प्रश्न की भाषा क्या है। मेन चीज़ प्रश्नों की भाषा चेंज हो सकती है। हम कल वीडियो सुबह अपलोड कर देंगे, उसके अंदर किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे, कौन कौन से प्रश्न कौन सी कैसे आने वाले हैं, कैसे आएंगे, जो पूर्णतः आने की संभावना होगी उनको ही हम इस वीडियो के माध्यम से बता देंगे आपको। और प्रश्नों की भाषा चेंज हो सकती है, लेकिन प्रश्न उसी इकाई में से आने तय है। सिलेबस में जो इकाइयाँ दे रखी हैं उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाने वाला है और प्रश्नों की भाषा चेंज होगी। पुनः मैं कह रहा हूँ, प्रश्नों की भाषा चेंज हो सकती है और प्रश्नों की निश्चित है भाषा तो चेंज होगी ही। अब जैसे बात करें अपन इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व करना है हमें, तो प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमें थोड़ी बहुत इसकी 3-4 लाइनों में भूमिका लिख लेनी है। जो भी है इसके बारे में जो आप सामान्य जानकारी जानते हो कि समय समय पर कई देशों से, विभिन्न विश्व के विभिन्न देशों से यात्री आए, जैसे अरबी यात्री हैं, यूनानी यात्री हैं और चीनी यात्री, मुख्यतः चीनी यात्री। तो इनके उल्लेख भारतीय इतिहास निर्माण और तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और उस समय की सारी विशेषताओं का उल्लेख उन्होंने किया है। तो इस प्रकार से जो है इतिहास निर्माण में ये विदेशी यात्रियों के वृत्तांत है वो महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो ऐसा करके आप 3-4 लाइनें पहले लिख दोगे, फिर आप उसको डिवाइड करना है, सीधी सी बात है, अलग अलग विभाजित करना है। जैसे मान लेते हैं पहली बार अपन लिखते हैं चीनी यात्रियों के बारे में लिख लेते हैं, तो पहले अपन हेडिंग, पहले आपने 3-4 लाइनें इसके बारे में सामान्यतः लिखी, सभी जितने भी जो इतिहासकार हैं उनके बारे में जो पहली नॉर्मली जानकारी थी वो आपने लिख ली 4-5 लाइनों में। उसके बाद में आपको एक विभाजित के तौर पे पहले आपको चीनी यात्री एग्जाम्पल के रूप में ले लिया। जैसे चीनी यात्रियों के वृत्तांत। अब चीनी यात्रियों के वृत्तांत किस प्रकार से हैं, तो इसके अंदर चीनी यात्री जैसे इत्सिंग है, फाइयान है, ह्वेनसांग इम्पोर्टेंट है, दलाई लामा वगैरह ये तिब्बती यात्री है, इनको भी अलग आप कर सकते हो। जैसे तंगेयूर उन्होंने लिखी, ह्वेनसांग ने सीयू की नामक पुस्तक लिखी। इस प्रकार का वर्णन आपको लिखना। जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसमें से एक व्यक्ति के बारे में वर्णन कर लेता हूँ, उसी हिसाब से आपको सारा का सारा वर्णन पेश करना है। जैसे मान लेते हैं अपन एक व्यक्ति चीनी यात्रियों के वृत्तांत, तो आपको लिखना है पहले तो यहाँ पर लिख लेना है ह्वेनसांग, एक ये भी चीनी यात्री, दूसरा चीनी यात्री इत्सिंग।
फिर तीसरा फाइयान, फिर लिखना है सुंगयुंग, चौथा अवेंसांग, इत्सिंग, फाइयान, सुंगयुंग, ये आपको इनके नाम लिख लेने हैं। एक वीली वगैरह है, पांचवा लिख लो हवेली, वीली, ये लिख लिया आपने। इस प्रकार के काफ़ी छोटे मोटे और नाम है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है आपको लिखना है इत्सिंग, फाइयान, अवेंसांग, इत्सिंग, फाइयान, बस ये तीन विशेष करके इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप मोस्ट रूप से 10-10 लाइनें तक आप लिख सकते हो। तो अपन बात करें सबसे पहले अवेंसांग के बारे में, तो आपको फिर ये आपने लाइन में एक ही लाइन में संभाल लिया, फिर आप यहाँ पे लिखना है हवेंसांग। आप दो प्रकार की पेन यूज करनी है, विशेष करके ब्लू ही पेन यूज करनी है, लेकिन ब्लू पेन के अंदर आपको पहले जैसे ये ऐसी पेन यूज करना है जिसका निब थोड़ा सा चौड़ा हो, अलग से हाईलाइट जैसा दिखे। उसके बाद में हवेंसांग को भी आप जैसे आपके पास एक ही पेन है तो आप दूसरी बार इसको लिख लो हवेंसांग, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। हवेंसांग आपने लिख लिया, तो हवेंसांग लिखने के बाद में इसके बारे में जो जो आप जानकारी जानते हो, जैसे मान लेते हैं कि ये एक चीनी यात्री था, पहली लाइन लिख लो, यह एक चीनी यात्री था, लिख दिया। दूसरी लाइन इसकी लिखना है, यह भारत में हर्षवर्धन के काल में लगभग, निश्चित है लेकिन लगभग एक भाषा शैली में लिखना पड़ता है, लगभग 629 ईस्वी में आया था, 29 ईस्वी में आया। इसको अंडरलाइन कर लेना है। फिर यहाँ नीचे से शुरुआत नहीं करके इसी जगह से करनी है। 629 ईस्वी में भारत में हर्षवर्धन के काल में लगभग 629 ईस्वी में आया। इसने अपना वृत्तांत जो ये भारत के अंदर घुमा था, जहाँ भी घुमा हो, इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा भी ग्रहण की, इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। तो सारा वृत्तांत इसके अंदर पेश करना है। जैसे वृत्तांत जो लिखा हुआ, इसकी चलते फिरते जो भी इसने लेख लिखे थे, उस समाज के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में, तत्कालीन जो सारी जितनी भी जानकारी थी उसके बारे में जो इसने लेख लिखे थे, उसको इसमें आप जितना भी पिरो सकते हो उतना लिख लेना। वृत्तांत, अपना वृत्तांत, अपनी पुस्तक CU की में लिखा। इसने अपना यात्रा वृत्तांत जो है अपनी पुस्तक CU की में लिखा था। अब जो है इसे क्या क्या कहते हैं, इसका नाम अन्य, इसको अब यहाँ से नीचे से शुरुआत कर सकती है। लाइन तो आपने छोड़ दिखा ली, अब यहाँ से शुरुआत करनी है आपको, इसी सीध में एकदम आपको लिखना है, इसे यात्रियों का राजकुमार व शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इसने भारत के अंदर आकर के बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी, पहले भी बता रखा है, आप लिख लेना। इसको भी साथ में मैं यहाँ पर नहीं लिखने वाला हूँ। फिर बात करते हैं, ये राजस्थान के भीनमाल में लगभग दिख रहा हूँ, यानी कि निश्चित नहीं है, उस समय कौन देखने गया था, 8 वर्ष तक रहा व
भीनमाल का नाम भीनमाल का नाम पीलो मोलो बताया। यानी कि अपने वृतांत के अंदर भीनमाल के लिए इसने शब्द जो है पीलो मोलो इस्तेमाल किया था। उसके अलावा राजस्थान के लिए, राजस्थान एवं गुजरात के संयुक्त भाग के लिए, यानी कि उस समय जो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश रहता था उसके बारे में इसने जानकारी प्राप्त करके फिर इसने जो है इस गुजरात एवं राजस्थान का कुछ भाग क्षेत्र को मिला करके, संपूर्ण राजस्थान नहीं और ना ही संपूर्ण गुजरात, कुछ भाग को, यानी कि भीनमाल मुख्यतः जालोर, थोड़ा बहुत सिरोही, ये क्षेत्र मिला करके इसने बताया था गुर्जरत्रा प्रदेश। गुर्जर होने के कारण इस प्रदेश को बताया गुर्जरत्रा प्रदेश। यानी कि इसने राजस्थान के लिए, राजस्थान के भूभाग के लिए गुर्जरत्रा प्रदेश शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद में आप जितना भी लिख सको, जितनी भी आपको जानकारी है, मैं आज इन चीज़ें नहीं लिख रहा हूं, तो आप जितना भी लिख सको उतना लिख लेना। मेन चीज़ है आपको इसको हाईलाइट करते रहना है। ये भी आपको हाईलाइट करके सभी लिखने हैं, सभी चीज़ें इसको भी हाईलाइट करना। ये इसको हाईलाइट करके नहीं लिखना, ऐसा नहीं कि इसको घोंट में चले था और टाइम पूरा निकल जाए, ऐसा मत करना। फिर अपन बात करें कि पूरे भारत की, पूरे नहीं जितने भी भारत की, इसने भारत की तत्कालीन जो जानकारियां प्रस्तुत करके भारत से ये सन 645 ईस्वी में स्वयं के देश चीन लौट गया। ये आपका वर्णन जैसे पूरा हो गया, एग्जाम्पल ही जैसे पूरा हो गया। अब आपको सेकंड नंबर इत सिंह लेना है यहाँ पे, जैसे इत सिंह। अब इसका वर्णन प्रस्तुत करना है, इसको भी हाईलाइट कर लेना, पेन से घोंट लेना, या अदर पेन आपको जैसे मोटी चलने वाली पेन हो वो भी ले सकते हो। उसके बाद में बात करें जैसे यहाँ पे, अब जैसे मान लो आपका ये पांचों के पांचों कंप्लीट हो गए चीनी यात्रियों के वृतांतों के अंदर। अब जैसे बात करें अपन आगे तो यूनानियों के वृतांत, यूनानियों के वृतांत। अब यूनानियों के वृतांत किस प्रकार से हैं अपन बात करें तो सबसे पहले अपन जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पे डायमैकस, प्लूटो, मेगास्थनीज, जितने भी आप लिख सकते हो उतने लिख करके फिर जैसे मान लो अपना एग्जांपल के तौर पर मेगास्थनीज ले लेते हैं। मेगास्थनीज के बारे में आपको वर्णन लिखो तो इसकी पुस्तक है, मैं लिखूंगा नहीं, आपको बता दूं, इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है, जो वर्तमान में उस सूरत में नहीं है, यानी कि मिली तक नहीं है। उसके बारे में जो जानकारी अन्य लेखों के अंदर मिलती है, जैसे यूनानी कुछ अन्य जो है प्लूटो में डायमैकस वगैरह, ये जो उसकी जानकारी प्रस्तुत करते अपने लेखों के अंदर, अपनी पुस्तकों के अंदर, यानी कि वर्तमान स्वरूप में इसकी पुस्तक नहीं उपलब्ध है और उस पुस्तक का नाम है इंडिका। ये मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक 305 ईस्वी के अंदर युद्ध होता है। अब युद्ध होता है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य उस युद्ध में विजयी हो जाता है। विजयी होने के बाद में जब सेल्यूकस निकेटर उसको अपनी पुत्री हेलेना देता है, विवाह करवा देता है। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह है जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से हो जाता है। अब विवाह हो गया, विवाह होने के कारण जब दहेज तो कुछ लेना पड़ेगा। अब दहेज के अंदर ये जो है
राजदूत एक मेगास्थनीज नामक है राजदूत दहेज में दे देता है। अब राजदूत को इसने दहेज में दे दिया एक इंसान को, उसके बाद में कुछ प्रदेश देते हैं, जैसे आज के टाइम में प्लॉट देते हैं वैसे प्रदेश बड़े बड़े भूभाग दे देते थे। अब सबसे पहले उन्होंने दे दिया, एक का नाम था जैसे अभी वर्तमान में कंधार वगैरह कहलाते ना भाई, हेरात जिसे एरिया के नाम से जानते थे, जैसे अराकोसिया, जड्रोसिया, पेरोपनिसडाई एवं एरिया, ये 4 प्रांत इसको दे दिए। चारों क्षेत्र इस चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में दे दिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर को खुश करने के लिए 500 हाथी दे दिए। इस प्रकार से आदान प्रदान हुआ गिफ्टों का, और ये एक संधि वार्ता एवं संपन्न हो पाई और युद्ध को विराम किया गया और आपसी मतभेद को दूर किया गया। और उसका वर्णन जो है ये मेगास्थनीज अपने पुस्तक इंडिका के अंदर प्रस्तुत करता है। और इसी मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र यानी कि मगध, पाटलिपुत्र वर्तमान पटना जो है आज का, उसको पाटलिपुत्र कहते थे। मगध यानी कि बिहार और एवं अन्य आसपास का कुछ क्षेत्र जो मगध के नाम से जाना जाता है, यानी कि मगध की राजधानी वो पाटलिपुत्र थी जो वर्तमान का पटना है। और उसी पटना को यानी कि पाटलिपुत्र पुराना, उसको इस मेगास्थनीज ने पोलीब्रोथा कहा है। इसने क्या कहा है? पोलीब्रोथा, यानी कि इसकी पुस्तक क्या है? इंडिका। ये वर्तमान स्वरूप में स्थित नहीं, अभी है नहीं वर्तमान में। अब आगे कल आपको इसी यानी कि अगले वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। आप क्या है ना, जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसको आप स्किप कर देते, स्किप मत करो। और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको आने वाली जो सारी जितनी भी, ऐसा नहीं कि एक इतिहास का ही आपको बताया जाएगा, अन्य विषयों के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाएगी। अन्य विषयों में किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं उसको भी हम इसी चैनल में बताएंगे आपको। और आप इसको शेयर भी कर सकते हो, और आप विशेष करके उसको एक पन्ने के अंदर लिख लेना, याद भी करना। ऐसा नहीं कि लिख करके साइड में रख दो, ऐसा कुछ मत करना। विशेष करके आप अभी से तैयारी में लग जाओ। जो एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम जितने आप सब्जेक्ट हैं, जैसे 14 मार्च को 14 फरवरी के एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको इस 14 को पहले जैसे पॉलिटिकल है तो आपका पॉलिटिकल है तो उसको लिख लो। जो आपके सब्जेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड डेट, तो आपको लिख लेना है। लिख करके फिर उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। जिसके जितने दिन बच रहे हैं उसके हिसाब से आप डिवाइड कर दो और ऑटोमेटिकली आप तैयारी करना स्टार्ट हो जाओ। और मार्केट के अंदर एक 1 वीक सीरीज आती है, आपने अभी तक नहीं लाई है तो ले आना। और अच्छी किताबें हैं तो और भी बेटर हैं। और वैसे भी कॉलेज के अंदर अच्छे से नोट्स भी आपको दे दिए गए हैं हर विषय से संबंधित। और भी हम जो प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं हर सब्जेक्ट के प्रश्न हम आपको देने वाले हैं। पुनः एक बार बता देता हूं, जो भी आपको प्रश्न दिए जाएंगे उनकी भाषा चेंज होगी, अवश्य होगी, क्योंकि हम वहाँ पेपर बनाने नहीं जाते हैं, न हम प्रिंट आउट लाते हैं। बस प्रश्न है वो किस प्रकार के आने वाले हैं, हम थोड़ा उसके हिसाब से अनुभव के तौर पर हम आपको बता देते हैं। अब पढ़ना आपका काम है, याद करना आपका काम है। किस प्रकार आपने याद भी कर लिया, पढ़ भी लिया, लेकिन वहाँ जाकर के पेपर के पास में आप बैठे रहें तो कुछ नहीं हो सकता। आप अधिक से अधिक लिखना है और विशेष तौर पे आपको अच्छा लिखना है। बस आप इस हिसाब से लिखना है, जो मेन मुख्य बिंदु होते हैं उसको हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके इस प्रकार से लिखिए, ताकि जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसके आंख में ये चीज़ें चुभती हैं। और सीधी सी बात है वो कि ये प्रश्न को नंबर दे देता है। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। और विशेष ध्यान प्रश्न हल करने पर देना है। चाहे आप कितना भी याद हो, कोई महत्व नहीं है। आप कितना लिखते हो, किस प्रकार का लिखते हो, आपकी भाषा शैली कैसी है, आपने किस प्रकार से पेपर को सोल्व किया है, आपका ही अपने पैसे दिए हैं और सारा जैसे एग्ज़ाम फीस वगैरह उसमें ही आपका खर्चा होता है परीक्षा का। और उसमें आपकी ही कॉपी है, कॉपी के अंदर कुल लगभग 36 से 40 पेज होते हैं, वो सारे आपके ही पेज हैं, आपका ही दिखा रहे हैं। उसके अंदर आप जितनी चाहो वैसे लिख सकते हो। बहुत लिखना है, यानी कि ऐसा मत करो कि भाई 200 पहला प्रश्न है 20 शब्दों का है, आप 200 शब्द लिख रहे हो, ऐसा मत करना। आपको उस हिसाब से व्यवस्थित रूप से लिखना है थोड़ा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आप अपने इस कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।